नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज़ की कहानियों में। आज की हमारी कहानी का नाम है आपका बंटी। आप सुन रहे हैं एपिसोड 9। तो चलिए आज की कहानी की ओर चलते हैं। सवेरे देर तक की गहरी नींद भी बंटी के मन से मम्मी और डॉक्टर साहब का नंगापन ना उतार सकी। आँख खुली तो मम्मी और डॉक्टर साहब जा चुके थे, पर नीम अंधेरे में लिपटे हुए उनके नंगे शरीर जैसे वहीं लटके हुए थे। जो कुछ उसने रात में देखा वो सच था, ऐसा हो सकता है। एकाएक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वो शीशी, जादुई शीशी, और खट से ये शरीर उस शीशी से जाकर जुड़ गए। उसे अच्छी तरह याद है, कल तो ये शीशी यहाँ नहीं थी, फिर कैसे आ गई, कब आ गई? और बंटी भैया, उसने जो जादू की शीशी सुंघाई तो बस राजकुमार का तो मगज ही फिर गया। वो अपने बाप को नहीं पहचाने, माँ को नहीं पहचाने, और तो और वो अपने को ही नहीं पहचाने। बंटी उछलकर भागा, बरामदा पार कर रहा था तो खाने के कमरे से मम्मी की आवाज आई, उठ गया बंटी? जल्दी कर बेटे, स्कूल को देर हो जाएगी। बंटी का मन हुआ 2 मिनट के लिए मम्मी के पास चला जाए, पर नहीं, मम्मी उसे पहचानेगी। कहीं चाटा ही मार दे तो। रात में मम्मी अपने को नहीं भूल गई थी। अमी और जोत तैयार हो रहे थे, उन्हें देखकर ही जाने कैसी तसल्ली मिली। उसने जोत का हाथ पकड़ लिया, उससे बोलकर, उसे छूकर अपने मन का डर भगाना चाह रहा था। कभी अकेले में डर लगे तो जोर जोर से बोलकर ही कैसी राहत मिलती है। अपनी आवाज ही कैसा सहारा देती है। तू इतनी देर से उठता है बंटी, देर नहीं हो जाएगी? जा, बाथरूम में गर्म पानी रखा है, जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा। जोत की बात, जोत की आवाज, जोत का चेहरा, सबसे उसे बड़ी तसल्ली मिल रही है। कल से ही उसे ऐसा लग रहा है, जब जब उसने जोत को देखा, जोत उसे हमेशा अच्छी लगी। जोत की तरफ देखते रहना भी उसे अच्छा लगता है। वो जल्दी से बाथरूम में घुस गया, पर जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक अजीब सा डर मन में समाने लगा। उसने खाली सूसू की छीछू दबा गया और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। कम से कम बाहर वालों के चेहरे दिखते रहे। चेहरों का भी कैसा आश्वासन होता है। नाश्ते की मेज पर सब बैठे हैं। मम्मी टोस्ट में मक्खन लगाकर दे रही हैं। डॉक्टर साहब सफेद बुर्राक कपड़ों में ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी लॉन्ड्री में से निकल कर आए हों। वे खाते भी जाते हैं और बार बार नेपकिन से हाथ और होंठ भी पोंछते जाते हैं, पर बंटी है कि ध्यान ना खाने पीने की चीजों पर है, ना जोत और अम्मी की बातों पर। सामने बैठे टोस्ट कुतरते हुए डॉक्टर साहब एक क्षण को उसे कपड़ों में दिखाई देते हैं, तो एक क्षण नंगे, एकदम नंग धड़ंग। मक्खन लगाते लगाते चाय के घूंट लेती मम्मी के भी मिनट मिनट में कपड़े उतर जाते हैं। एक बड़ा भारी सा रहस्य था जो उसे एकाएक ही पता लग गया है जैसे। पहले बड़ा डर लगा था, फिर अजीब सी घिन छूटी, और अब गुस्से और घिन के साथ साथ इच्छा हो रही है कि बार बार उसी दृश्य को देखे। और फिर तो जैसे अजीब स्थिति हो गई है उसकी। नहाने लगा तो अपने अंग को लेकर भी वैसी थ्रिल महसूस होने लगी। मन ही मन डॉक्टर साहब के साथ अपनी तुलना शुरू हो गई। बड़ा होकर वो भी ऐसा ही हो जाएगा, वो सोच रहा है, हाथ में लेकर देख रहा है, और भीतर ही भीतर एक अजीब सी सिहरन हो रही है। पहली बार उसे लग रहा है जैसे वो है, उसके भी कुछ है। क्लास में टेबल के सामने खड़े होकर सर पढ़ा रहे हैं, और एकाएक बंटी के सामने सर के कपड़े उतर जाते हैं। एक अनंत सिलसिला, जोत कभी अपने रूप में और कभी मम्मी के रूप में सामने आती है। वो उसके फ्रॉक में से झांकने की कोशिश करता है। मम्मी जैसा तो कहीं कुछ नहीं है शायद। शायद बड़े होकर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। और फिर सब जगह वही, वही। पर सांझ गिरने के साथ साथ और सारी भावनाएं तो गायब हो गई। रह गई सिर्फ एक अपराध भावना, कुछ बहुत ही गंदा काम करने की अपराध भावना। क्यों आई मम्मी यहाँ? क्यों क्यों आई मम्मी यहाँ? क्यों लाई उसे? आज एक मिनट भी पढ़ने में मन लगा है उसका स्कूल में। अब किस तरह पढ़ेगा वो? उसने कसकर उंगलियों का क्रॉस बनाया। नहीं, नहीं, वो अब कभी नहीं सोचेगा इन बातों को। कितना पाप चढ़ा होगा आज उस पर। क्या करे वो? जैसे अजीब सी असहायता घेर आई उसके चारों ओर, और रात आते ही ये अपराध भावना भय में बदलने लगी है।
पता नहीं किसका भय है, कैसा भय है, पर कुछ है जो उसे दबोचे जा रहा है। खाने की मेज पर बंटी, ये पुलाव लो बेटे, सलाद नहीं खाते, और ये तो बहुत फायदा करता है, तुम्हें क्या दें अम्मी? बंसीलाल, आलू की सब्जी, ये सारे वाक्य बर्तनों की खड़-खड़, चम्मच, प्लेटों की टकराहट, आसपास बैठे लोग सब गड़बड़ होकर जैसे एक अंधेरे में डूबते जा रहे हैं, और अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है। मम्मी बगल में बैठी बंटी का सिर सहला रही हैं। सो जा बेटे, मैं तेरे पास हूँ। आज बंसीलाल से कह दिया है, वो दरवाजे के पास बरामदे में ही सो जाएगा। बरामदे की बत्ती भी जली रहेगी। फिर अम्मी है, जोत है, राजा बेटा मेरा। बड़ी देर तक सिर सहलाने के बाद मम्मी गई हैं। बत्ती बंद करते ही कमरे का सारा अंधेरा बंटी के मन में भर गया। भर ही नहीं गया, जैसे जम गया है। मन में आकर अंधेरा जम जाए तो कैसा लगता है, कोई जान सकता है। खट मम्मी के कमरे का दरवाजा बंद हुआ और बंटी की आंख के सामने चारों ओर नीली रोशनी फैल गई, और फिर वही। फिर उसकी उंगलियां कसकर एक दूसरे से लिपट गई। नहीं 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 नहीं। रात भर बंटी किन किन लोगों के बीच भटकता रहा है। सब अनजाने अपरिचित चेहरे, अनदेखी जगह। वो कैसे आ गया यहाँ पर? ढेर सारे नंगे लोग, बिल्कुल नंग धड़ंग, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी खड़े होकर सूसू कर रहे हैं। वो भी नंगा होकर घूम रहा है। सूसू आई तो वहीं खड़ा खड़ा करने लगा। सूसू है कि खत्म ही नहीं हो रही है। कितनी ढेर सारी सूसू की है उसने। ये क्या, सूसू से सारा बिस्तर भीगा हुआ है। एक क्षण तो जैसे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया, और जब समझ में आया तो एक दूसरी तरह के भय ने जैसे जकड़ लिया। भय नहीं, शर्म, उसके बीच नंगे हो जाने की जैसी शर्म। खिड़की के पार सवेरा होने के पहले वाली फीकी फीकी रोशनी फैल रही है। अब वो क्या करे, हाथ फेर कर देखा। सारा बिस्तर गीला है, सारे कपड़े गीले हैं। उठकर कहाँ जाए, कैसे कपड़े बदले, और बिस्तर। सवेरा होते ही सबको मालूम हो जाएगा। जोत, अमी, डॉक्टर साहब, बंसीलाल, क्या कहेंगे सब लोग, क्या सोचेंगे? शर्म, दुख, गुस्सा, और फिर आंसू, ढेर ढेर आंसू। अमी और जोत उठे हैं। जोत ने उसे आवाज भी दी, पर वो है कि जैसे सांस तक रोके पड़ा है। वो दोनों तो चले गए, पर वो कैसे उठे? बंटी अब बंटी उठ बेटा, स्कूल नहीं जाना। पर बंटी ज्यों का त्यों पड़ा है। वो नहीं उठेगा। आज भी नहीं, कल भी नहीं, सारी जिंदगी नहीं उठेगा। जैसे वो सो नहीं रहा, बस बिस्तर में जम गया है। मम्मी ने पास आकर रजाई उठाई तो उसने और कसकर आंखें मूंद ली। कोई ऐसा जादू नहीं हो सकता कि बिस्तर सहित गायब हो जाए। अरे ये क्या, ओह! गुड मॉर्निंग किड्स। दरवाजे पर डॉक्टर साहब की आवाज सारे कमरे में फैल गई। अमी जोत तो चले भी गए, उसे देखने के लिए ही तो आए हैं। मम्मी ने जल्दी से उस पर फिर रजाई डाल दी। तुम जरा उधर चलो। और फिर उसे नीले कपड़ों के साथ ही ऊपर से नीचे तक अपने शॉल में लपेट दिया, और उसके गीले बिस्तर पर रजाई ढक दी। बंटी को कपकपी छूट रही है। पता नहीं सर्दी है, सर्दी से या डर से। मम्मी बचाएंगी, पर आखिर कितनी देर तक? अपने कमरे में लाकर मम्मी जल्दी जल्दी उसके कपड़े बदलवा रही है। चेहरे पर ढेर ढेर परेशानी है। सूसू करके नहीं सोया था बेटा। रात में आया था तो बंसीलाल को क्यों नहीं जगा लिया? पर बंटी से कुछ नहीं बोला जा रहा है। मन का सारा भय और आवेश केवल हिचकियों में फूटा पड़ा रहा है। अब रो मत, रोता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे सब लोग। मैं किसी को पता पता भी नहीं लगने दूंगी। चुप हो जाए एकदम। और ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर उसके बाल बनाने लगी तो फिर वही शीशी। वो भीतर तक कांप गया। नाश्ते की मेज पर बैठा तो उसकी नजर नहीं उठ रही है। सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बोल भी रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है कि जैसे सब चुप हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उसी की ओर देख रहे हैं। जैसे सबको मालूम हो गया है कि उसने बिस्तर में सूसू कर दिया है। बिना देखी वो देख रहा है। मम्मी के चेहरे पर परेशानी है, डॉक्टर साहब के चेहरे पर अपेक्षा है, जोत के चेहरे पर दया, और अमी के चेहरे पर शैतानी, चिढ़ाने वाला भाव। टोस्ट सेंक सेंक कर देता हुआ बंसीलाल मुस्कुरा रहा है। देखो, इतना बड़ा बच्चा, और बस बंटी ही है कि बेहद बेहद शर्मिंदा, अपनी ही नजरों में गिरा, सबसे तुच्छ बना, जैसे तैसे। दूध के घूंट निगल रहा है, दूध से ज्यादा आंसू के घूंट निगल रहा है। मम्मी परेशान हो होकर पूछ रही हैं, और हाथ में वही शीशी जो बिल्कुल खाली है। तुमने शीशी खोली थी जोत? नहीं मम्मी, मैं तो आपके कमरे में गई ही नहीं। अम्मी, तुमने तो नहीं गिराए बच्चे? नहीं। बिना मम्मी की ओर देखे बड़ी लापरवाही से उसने जवाब दिया।
गिराए हो तो बता दो बेटे, गिराए नहीं हो, मान लो गलती से गिर गया हो तो भी बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं, हमने खोली ही नहीं शीशी, हम क्या सेंट लगाते हैं? बंटी तुमने गिराया बेटे? नहीं, पर बंटी को खुद लगा जैसे अम्मी की तरह दबंग ढंग से वो नहीं, नहीं कर सका। और ये मम्मी है कि उसे ही घूरे जा रही हैं। जोत और अम्मी को क्यों नहीं घूरती हैं ऐसे? एक मैं ही तो हूँ फालतू, पर गुस्सा है कि टिक नहीं पा रहा है। एक डर है, कहीं यह शीशी ही नहीं बोलने लगे। मैं बताती हूँ असली चोर। कल जब पीछे के मैदान में उड़ेल कर ढेर सारी मिट्टी ऊपर से डालकर हांफता हांफता वो आया था, तो ठीक सिनेमा में देखे कार्टून फिल्म की तरह उस शीशी के हाथ पैर आंख नाक निकल आए थे और वो बड़ी देर तक उसके आगे पीछे नाचती रही थी। कमाल है, सारी की सारी शीशी उलट गई और कमरे में कहीं खुशबू का नाम तक नहीं। तुम लोगों ने नहीं गिराई, बंसीलाल ने सफाई करते समय नहीं गिराई, गिरती तो सारा कमरा गमक जाता। कहाँ गया सारा सेंट? ये तो जैसे कोई जादू हो गया। जादू शब्द से ही जैसे एक बार ऊपर से नीचे तक ऊपर से सुरसुरी सी दौड़ गई। बंटी ने दोनों हाथों से कसकर कुर्सी पकड़ ली। शेव करने के बाद तौलिए से मुंह को खूब जोर जोर से रगड़ते हुए डॉक्टर साहब बोले, अरे छोड़ो अब, इतवार के दिन क्यों सवेरे सवेरे ये पचड़ा लेकर बैठ गई? जो हुआ सो हुआ और मंगवा लेंगे। मंगवाने की बात नहीं है, पर आखिर जा कहाँ सकती है? मम्मी जैसे अपने से ही बोल रही हैं, स्वर में खीज और परेशानी है और चेहरे पर जैसे कोई गहरी चिंता उभर आई है। कहा ना फॉरगेट अबाउट इट। डॉक्टर साहब ने मम्मी का कंधा थपथपा दिया। एक सेंट की शीशी ही तो उलट गई है ना, कोई दुनिया जहान तो नहीं उलट गया। तुम्हारी दी हुई चीज थी, बुरा नहीं लगेगा? सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया। "हं, तुम इसलिए परेशान हो रही थी मम्मी? और इसके साथ ही भय की जगह एक संतोष जागा और एकाएक नजर मम्मी की जगमगाती हुई अंगूठी पर चली गई। ये भी डॉक्टर साहब ने ही पहनाई थी। शादी का सारा दृश्य फिर आंखों के सामने घूम गया। मन में फिर कहीं कुछ कुल बुलाने लगा। कोठी के दरवाजे में घुसते ही बाईं ओर को दो कमरे और एक बरामदा है। सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक डॉक्टर साहब यहीं रोगियों को देखते हैं। बरामदे के खंभे पर परिवार नियोजन का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। डॉक्टर की सलाह मानिए, 2 या 3 बच्चे बस। बंटी बरामदे के कोने में बस्ते के ऊपर बैठा हुआ बस की राह देख रहा है। बरामदे की बेंचें रोगियों से भरी है। दो एक जमीन पर भी बैठे हैं। बंटी बड़े कौतूहल से उन्हें देख रहा है। कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ से बंटी को वो भी दिखाई दे रहे हैं। शायद रोगी बारी बारी से अंदर जाते हैं। कैसे देखा जाता है रोगियों को? कैसे पता चल जाता है किसको क्या बीमारी है? नहीं है हालत तो बच्चे मत पैदा करो भाई। इस देश के लोगों को तीन भी नहीं, कुल दो बच्चे पैदा करने चाहिए। खाने की कमी, कपड़े की कमी, जगह की कमी, नौकरियों की कमी। पौ पौ बंटी बस्ता लेकर भागा। क्यों रे बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? क्यों आऊंगा गाड़ी में? घर से निकलो और सीधे स्कूल पहुंच जाओ। ना किसी से बोल सको ना कुछ। बस में कितना मजा आ रहता है। गाड़ी में तो शाम को घूमता हूँ। पर भीतर से कोई बोल रहा है, झूठ झूठ। नहीं बेटे, बच्चे लोग यहाँ सोएंगे। एक कमरा उभरता है और ढह जाता है। फिर एक कमरे में जैसे तैसे ठूसा हुआ सामान, अपने घर का सामान, उदास उदास सा और उतना ही उदास सा बंटी उसे उस सामान के बीच खड़ा दिखाई देता है। कहीं कोई और कुछ ना पूछे इसलिए बंटी बाहर सड़क की ओर देखने लगता है। अचानक फूफी की याद आ गई। झूठ बोलने से भगवान के घर बड़ी कड़ी सजा मिलती है। बंटी भैया, चोरी करने से पाप लगता है। वो कितना झूठ बोलने लगा है आजकल। सब गंदे गंदे काम करता है, गंदी गंदी बातें सोचता है। क्या होगा अब उसका? ये ड्राइंग की क्लास हो रही है। सर ने बोर्ड पर एक बोतल, एक प्लेट, प्याला खींच दिया। बनाओ अपनी अपनी कॉपियों में। क्लास में शोर होने लगा। कोई किसी से रबड़ मांग रहा है तो कोई किसी से शार्पनर। कुछ लड़कों के बीच क्रॉस जीरो वाला खेल शुरू हो गया। चुप चुप करो। थोड़ी थोड़ी देर बाद सर सारे पीरियड तक इसी तरह चिल्लाएंगे। बताओ, तुमने खोली शीशी? तुमने खोली शीशी? तुमने खोली? बोर्ड पर प्लेट प्याले की जगह मम्मी का चेहरा घूमने लगता है। वो क्या समझता नहीं? मम्मी उसी पर शक कर रही हैं। करें, उसका क्या जाता है? उससे कहकर देखें। फिर बोर्ड पर बनी बोतल एकाएक डॉक्टर साहब की टांगों के बीच में आकर उल्टी लटक गई। छी 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 छी, फिर वही सब बातें। उसने मन ही मन प्रॉमिस किया था कि वो अब कभी ऐसी गंदी बात नहीं सोचेगा, पर बात है कि फिर भी मन में आ ही जाती है। उसने उंगलियों का क्रॉस बनाया। अब कभी नहीं, बस कभी नहीं।
भूगोल की क्लास चल रही है, गंगा की यात्रा, गंगा हिंदुओं की पवित्रता और हिंदुस्तान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। यह हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। सर स्केल से बोर्ड पर लटके मैप में गंगोत्री दिखा रहे हैं। पहाड़ी मार्ग में ही इसमें अकलमंद और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती हैं, तो इसकी धारा मोटी और गति तेज हो जाती है। हरिद्वार पर आकर इसका मैदानी मार्ग शुरू हो जाता है। हरिद्वार हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और सर ने स्केल से नक्शे में हरिद्वार दिखा दिया, पर नक्शे का हरिद्वार से बंटी के मन में हरिद्वार की कोई तस्वीर नहीं उभरती है। गंगा तो आगे चली जाती है, पर बंटी के मन में हरिद्वार ही अटक कर रह जाता है। नदी के किनारे कोई जगह है, पता नहीं कौन सी, पर वहीं फूफी आंखें मूंदे माला फेर रही है। बंटी झटपट माला छीन लेता है। फूफी चिल्ला रही है, अरे बंटी भैया, पाप लगेगा। पूजा में विघन डालते हो, कैसे पापी हो? और बंटी आंखें मूंद कर माला फेरने लगता है, जोर जोर से बोलकर, धर्मी करे धर्म, फल पापी के होए। फूफी उसके पीछे दौड़ती है। वो माला पानी में फेंकने लगता है कि अचानक माला शीशी में बदल जाती है। वो खड़ा खड़ा शीशी में से पानी में कुछ उलट रहा है। बताओ, तुमने खोली शीशी, तुमने खोली? लोगों का ऐसा विश्वास है कि संगम में नहाकर सारे पाप धुल जाते हैं। संगम कैसे जाया जाता होगा? वो भी एक बार जरूर जाएगा। बंटी का पाप भी जरूर धुल जाएगा। बंगाल में आकर इसका नाम हुगली हो जाता है। कलकत्ता इसके किनारे एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। कलकत्ता और ढेर सारे बंदरों के बीच उसे पापा का चेहरा दिखाई देने लगता है। पापा के तरह तरह के चेहरे कितनी बार उसने सोचा, पर पापा कोई चिट्ठी नहीं लिखी। अच्छा, पापा ही लिख देते हैं। उन्हें क्या मालूम नहीं कि मम्मी उसे लेकर दूसरे घर में आ गई हैं। वकील चाचा भी कितने दिनों से नहीं आए। अच्छा रूप, बताओ, गंगा कहाँ से निकली है? बंटी खड़ा हो गया। गंगा, नक्शा, हरिद्वार, फूफी, बंदर, पापा, संगम, जाने कितने नाम हैं, जाने कितने चेहरे हैं कि भीड़ सी लग जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है। एक के ऊपर एक और पता नहीं लगता कि गंगा कहाँ से निकली। बंटी स्कूल से लौटा तो मम्मी घर में ही मिली। अम्मी जोत नहीं लौटे थे और मम्मी अकेले ही थी। बंटी को अच्छा लगा। अकेली मम्मी हो तो घर में अपना लगने लगता है। तुम आज कॉलेज नहीं नहीं गई मम्मी? नहीं बेटे, सब सामान जमाना था, इसीलिए तो दिन की छुट्टी ले ली। मम्मी ने बंटी के हाथ से बस्ता ले लिया। कमरे में आया तो देखा जोत की और अम्मी की अलमारी के बगल में एक और लंबी सी अलमारी खड़ी है। देख बंटी, तेरे लिए अलमारी लगवा दी है। दो खानों में तेरे कपड़े हैं और दो में तेरे खिलौने। अब ठीक से रखना अपनी अलमारी को। मम्मी इस समय कैसी लग रही हैं? टीटू की अम्मा काम करते हुए जैसी लगती थी वैसी ही। बंटी ने अलमारी खोली। दवाइयों की बदबू का एक भभका सा उड़कर आया। ये क्या, इनमें से कैसी दवाई दवाई की सी बदबू आ रही है? बंटी छिटक कर पीछे हट गया। कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर साहब की दवाइयों की अलमारी मैंने तेरे लिए खाली करवा ली। 2-4 दिन में ये महक उड़ जाएगी। नहीं चाहिए हमें ऐसी अलमारी। घर का सारा आलतू फालतू सामान मेरे लिए। अपने लिए कैसा बढ़िया कमरा, कैसी बढ़िया अलमारी। मम्मी एकदम पलटकर खड़ी हो गई। एक क्षण बंटी का चेहरा देखती रही, फिर पास आकर दोनों हाथ पकड़े और खींचकर पलंग पर बैठ गई। क्या कह रहा है? ये आलतू फालतू सामान है? पता है डॉक्टर साहब के कितने काम की थी ये अलमारी? मैंने खास तौर से तेरे लिए खाली करवाई, और तू है कि तो क्यों खाली करवाई? दे दो डॉक्टर साहब को अलमारी उन्हें। बंटी और मम्मी एकटक उसका चेहरा देख रही हैं। क्या है उसके चेहरे पर जो ऐसे देख रही हैं? एक बात कहूं बेटे, मानेगा? अब बंटी की आंखें मम्मी के चेहरे पर टिक गई। तू डॉक्टर साहब को पापा क्यों नहीं कहता? बंटी चुप। आंखों के आगे कहीं अपने पापा की तस्वीर तैर गई। बोल, कहेगा ना आपसे? नहीं, क्यों? मेरे पापा तो कलकत्ते में। मम्मी एक क्षण चुप, चेहरा कहीं हल्के से सख्त हो आया। ठीक है, हैं? पर जोत और अम्मी भी तो मुझे मम्मी कहते हैं। उनकी मम्मी मर गई हैं, इसीलिए कहते हैं। मैं क्यों कहूं? मम्मी उसे देखती रही और वो भी मम्मी को देखता रहा, एकटक, बिना नजर हटाए, बिना झिझके। इतने में पोर्टिको में कार के रुकने की आवाज आई तो मम्मी बंटी के हाथ छोड़कर उठ पड़ी। ठीक है बंटी, जो तेरी समझ में आए कर। स्वर में सख्ती नहीं थी, गुस्सा भी नहीं था, शायद दुख था। जो तो रमी अपना अपना बस्ता उठाया, गाड़ी से उतरे। बंटी, तू गाड़ी में क्यों नहीं आता यार? ये वाक्य कहीं से मन में कौंधा और डूब गया। आ गए तुम लोग? चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। देखो,
बंटी को भी रोक कर रखा था अभी तक। हाँ, बंटी तो है ही फालतू। अब ये लोग घंटा भर और नहीं आते तो तुम और रोके रखती बंटी को। बंटी को भूख थोड़ी लगती है। अरे बंटी भैया, तुम पहले कुछ खा लो। सवेरे के गए हो, तुम्हें भूख नहीं लगती? हमारा तो यहाँ जी कलपता रहता है तुम्हारे मारे। उसे फूफी याद आ जाती हैं। मम्मी मेज लगाती हुई कैसी लग रही है? वहां तो बस एकदम प्रिंसिपल बनी रहती थी। ये लंबूतर अलमारी बंटी भैया की है। वही हनुमान वाले लाल कपड़े पहनाया है अम्मी। लंबूतरी कबूतरी बंदर कहीं का, ऐसी फालतू सी चीज उसे दे दी है तो मजाक नहीं उड़ाएंगे सब लोग। खाने की मेज पर बैठे कि कॉलेज का माली आ गया और जमीन तक झुककर सलाम किया। नमस्ते बंटी भैया, कैसे हो? हाथ जोड़े जोड़े ही उसने पूछा तो बंटी उछलकर माली के पास आ खड़ा हुआ। माली दादा कैसे हैं? कैसा है? माली दादा कैसा है मेरा बगीचा? तुम ठीक से पानी तो देते हो ना? उस पीले गुलाब की कलियां खिल गईं? कितनी बातें उसने पूछी है। माली क्या आया जैसे उसके साथ बंटी का घर चलाया, बंटी का बगीचा चलाया। एक के बाद एक फूलों के नाम लिए जा रहा था बंटी, और उत्साह है कि जैसे मन में समा नहीं रहा है। माली अब उससे भी अच्छा बगीचा यहाँ लगाओ बंटी के लिए। पहले यहाँ की सफाई करके खाद वाद डाल दो, फिर जो गमले और पौधे ज्यों के त्यों आ सके उन्हें वैसे ही ले आना। बाकी एकदम नहीं आएंगे पौधे। मेरे बगीचे को हाथ नहीं लगाएगा कोई। मैं अभी से कह देता हूँ माली दादा, तुम बिल्कुल नहीं छूना। स्वर में आवेश भी है और आदेश भी। ये उसके अधिकार की सीमा है। तुमने कमरा नहीं दिया, तुमने कमरा नहीं दिया, लंबूतरी अलमारी लगा दी। बहुत चाहने पर भी वो जैसे कुछ बोल ही नहीं सका। पर उसका बगीचा, माली की गिजगिजी आंखों में जैसे कुछ तैरने लगा। इसे बनाए ना तू अपना बगीचा। मम्मी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर जैसे मुनहार की। नहीं, बिल्कुल नहीं है ये मेरा बगीचा। बीज और कलम लगा लगा कर बनाओ अपना बगीचा, तो पता लगेगा कैसे बनता है बगीचा। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधे से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। जहां एक बार लगाओ वहां से उखाड़ा नहीं जाता। और फिर थरथराते गले से बोला, तुम एक बार आकर देख जाना बंटी भैया। तुम्हारे बगीचे को तो मैं जान से भी ज्यादा रखता हूँ। बंटी माली के हाथ से झूम गया। माली के हाथ को छूकर लग रहा है जैसे वो अपना बगीचा छू रहा है, उस पर हाथ फेर रहा है। कल परसों वो किसी दिन जरूर जाएगा। मम्मी जब तक बताती रही कि यहाँ क्या क्या करना होगा, बंटी वैसे ही उसके हाथ पैर झूलता रहा। जब माली जाने लगा तो उसे गेट तक छोड़ने गया। कल फिर आना माली दादा, रोज आया करना। और जब तक माली दिखता रहा बंटी उधर ही देखता रहा। बच्चे पढ़ाई करने बैठे तो एक महाभारत छिड़ गया। अमी अपनी मेज पर से बंटी की किताबें उठा उठा कर फेंक रहा है और चिल्ला रहा है, किसने हटाई मेरी किताबें यहाँ से? ये मेरी मेज है, किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी मेज। ए अमी, क्या पागलपन कर रहा है? मम्मी ने तेरी किताबें मेरे मेज पर रख दी, यहाँ बैठकर पढ़ ले। पर जोत अमी को रोकती रोकती इतने में बंटी घुसा और ले, ले और फेंक मेरी किताबें और फेंक। और अमी की किताबें हवा में कलाबाजी खाती हुई जमीन पर लौट गई और फिर दोनों गुथ गए। घूंसे मुक्के बंटी ने खींच खींच कर दो थप्पड़ जड़े तो अमी जोर से चीखा और बंटी की बाह पर दांत भर कर काट लिया। मार डाला रे। मम्मी दौड़ी हुई आई, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने झपट कर दोनों को अलग किया। बिना कुछ किए ही जोत एक और अपराधी से खड़ी हो गई। मैं मारूंगा इसको, मारूंगा, देखो क्या किया इसने। और गुस्से से कांपते हुए बंटी ने अपनी बाहें आगे कर दी। दो दांत मांस के भीतर तक गड़ गए थे और खून छलक आया था। अम्मी, ये क्या किया तूने? इस तरह काटते हैं बड़े भैया को? मम्मी ने बहुत सख्त आवाज में कहा। अम्मी रोता जा रहा है और घूर घूर कर बंटी को देखता जा रहा है। बस हो गया डांटना, लगाती ना थप्पड़। अभी वो ऐसे काट लेता तो? बंसीलाल अम्मी को बाहर ले गया तो मम्मी ने बहुत प्यार से बंटी को बाह में भर लिया। चल टिंचर लगा देती हूँ। नहीं लगाना मुझे टिंचर, मुझे कुछ नहीं करवाना। पता नहीं उसकी आवाज में गुस्सा था या दुख। मम्मी की आंखें छल छल आई। चल बेटे, शाम को डॉक्टर साहब से डांट पड़वाऊंगी अम्मी को। हाँ, डॉक्टर साहब से डांट पड़वाएंगी, जैसे खुद नहीं डांट सकती थी ना। और बंटी हाथ छुड़ाकर भाग गया। उसने टिंचर भी नहीं लगवाया। उस रात बंटी ने खाना भी नहीं खाया। डॉक्टर साहब ने अम्मी को डांटा, कान खींचा, बंटी को प्यार किया, समझाया कि 2 दिन बाद ही तुम्हारी मेज बनकर आ जाएगी, एकदम नई और इन सबसे बढ़िया।
बस बंटी अपने पलंग पर से हिला तक नहीं। तुम तो बहुत जिद्दी हो यार। डॉक्टर साहब लौट गए और जाने कैसे पापा आकर बैठ गए। तुम हमारे साथ कलकत्ते चलोगे बंटी? खूब घुमाएंगे फिराएंगे। वो कल ही पापा को चिट्ठी लिखेगा। बंटी बस के लिए खड़ा है, रोज की तरह डॉक्टर साहब रोगियों को देख रहे हैं, पर वो किसी की भी तरफ नहीं देख रहा। रात वाला गुस्सा अभी भी भरा है मन में। सवेरे उसने किसी से बात नहीं की, अब वो किसी से नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। सामने लगे लाल तिकोन को घूर घूर कर देख रहा है बंटी। डॉक्टर साहब के शब्द तैर जाते हैं, इस देश में तो तीन भी नहीं, बस दो बच्चे पैदा करने चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी, फालतू बंटी। अब तू कार में क्यों नहीं जाता यार? अमी और जोत की अलमारियां यहाँ लंबोदरी अलमारी बंटी भैया की है। अमी और जोत की मेज किसी को नहीं दूंगा, मैं अपनी मेज, ये मेरी है। अपना अपना बस्ता लिए कार में बैठे हुए अमी और जोत सर्र से निकल जाते हैं, सर्र से घुस जाते हैं। ड्राइवर जाओ, डॉक्टर साहब को ले आओ। ड्राइवर जाओ, कॉलेज से मैम साहब को ले आओ। बस फालतू बंटी बस के लिए खड़ा है। अपने घर से उखड़ कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ गया। क्लास में बैठा रहता है, मौन मन में घर तैरता रहता है। मम्मी, अमी, मम्मी का कमरा, कमरे का जादू और भी जाने क्या-क्या। सबके बीच होकर भी जैसे वो सबसे कटा-छँटा, अलग-थलग सबको देखता रहता है। और जब घर में होता है तो आँखों के आगे कभी स्कूल तैरता रहता है, तो कभी अपना पुराना घर, अपना बगीचा, बगीचे का एक-एक पौधा और पौधे की एक-एक पत्ती, फूफी, माली दादा, मम्मी, वहाँ वाली मम्मी। रात में कहानी पढ़ता है और बड़ी मुश्किल से पाई हुई राजकुमार के जादू की दूरबीन उसकी आंखों पर लग जाती है। लो नीली रोशनी में नहाया हुआ मम्मी का कमरा आंखों के सामने झिलमिलाने लगता है। कमरा, कमरे की हर चीज और वो सब कुछ जो उसने वहां देखा था, बस जहां वो होता है वहीं नहीं रहता, और जब और सब जगह रहता है, सब कुछ देखता रहता है। एक रेल 125 यात्रियों को लेकर जा रही है। एक स्टेशन पर उसमें से 48 यात्री उतर जाते हैं और 56 यात्री चढ़ जाते हैं। और बताओ, पापा रेल में बैठकर कब आएंगे? आज पापा को वो ज़रूर ज़रूर चिट्ठी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। पहले कुल यात्रियों में से उतरने वाले यात्रियों को घटाओ, फिर बचे हुए यात्रियों में चढ़ने वाले यात्रियों को। फूफी को ठेल कर चपरासी ने चढ़ा दिया। पता नहीं और कितने यात्री चढ़े, बस भीड़ ही भीड़ तो थी, ढेर ढेर आदमी। कोई गिन सकता था? वो सारा शोर आसपास भनभनाने लगा। नहीं, शायद सब लड़के बातें करने लगे। कुछ पता ही नहीं किसको घटा दिया, किसको जोड़ दिया। अच्छा हुआ सर ने एक बार भी उससे सवाल नहीं पूछा, नहीं तो क्या बताता वो। अब मम्मी से समझेगा। मन तो करता है कुछ नहीं समझे, सब गलत करके ले जाए, फेल हो जाए, फिर मम्मी पूछे तो उससे कि क्यों हुआ फेल। सचमुच फेल हो गया तो अमी और जोत क्या सोचेंगे? फेलू फेलू। अमी सामने से दौड़ गया। डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे? पर इस बार वो ज़रूर फ़ेल हो जाएगा, उसके दिमाग में कुछ भी तो नहीं घुसता। पढ़ने में उसका बिल्कुल, बिल्कुल मन नहीं लगता, पापा को मालूम पड़ेगा तो? बंटी स्कूल से लौटा तो घर में घुसते ही नज़र फिर उसी लाल तिकोन पर गई, तीसरा बच्चा। इस समय घर में कोई नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। इस उस घर में भी तो स्कूल से आकर वो अकेला ही रहता था, मम्मी तो उसके बाद आती थी। पर इस घर में आकर पुरानी बात भी नई लगती है, नई और अजीब। यहाँ अकेले होकर वो कितना ज़्यादा अकेला हो जाता है, सबके आने तक बस गुमसुम बैठा रहता है। भारी भरकम बस्ता कमरे के एक-एक कोने में रखा और फिर लाल हो आई, अपनी उँगलियों को सहलाने लगा। तभी नज़र दीवार के सहारे रखी नई मेज़ पर गई। पुलक कर वो मेज़ के पास आया, एकदम नई और चिकनी। हाथ फेर कर देखा तो अच्छा लगा, फिर पता नहीं क्या हुआ कि लौट आया। गड़े हुए दांतों का दर्द जैसे फिर से कहीं उभर आया। नहीं, वो कोई मेज़-वेज़ नहीं लेगा, यहाँ का कुछ भी नहीं लेगा। अमी और जोत अपनी-अपनी मेज़ पर बैठकर काम करेंगे। उसने तो एक कोने में ज़मीन पर ही अपना सब कुछ जमा लिया है। इन दोनों के साथ जब वो रोज़-रोज़ ज़मीन पर बैठकर पढ़ा करेगा तो मम्मी कितनी दुखी होंगी, कितना परेशान होंगी। अच्छा है वो चाहता है कि मम्मी परेशान हो, दुखी हो। यहाँ आकर जाने कैसे मम्मी की परेशानी और दुःख के साथ उसका संतोष और सुख जुड़ गया है। एक बदला और एक एकाएक ख़्याल आया, वो इस समय पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिख लेता?
अगर आज पूरी नहीं हुई तो फिर कल उसी समय लिखेगा। 2-3 दिन में तो पूरी हो ही जाएगी, किसी के सामने तो लिख भी नहीं सकता। प्राइवेट वाली जो है, अधूरी चिट्ठी अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रख देगा बस। इस बार अगर पापा ने चलने को कहा तो वो चला जाएगा। मम्मी खूब रोएँगी, रोती रहे। किसी काम से बंसीलाल उधर आया किसी काम से बंसीलाल उधर आया, "आ गए बंटी भैया" और चला गया। खाने नाश्ते की कोई बात नहीं हुई, उसे कौन भूख लगी है। मम्मी के कमरे का दरवाजा उड़का हुआ है बस। एक बार भीतर जाने की इच्छा हो आई। बंटी ने धीरे से दरवाजा खोला, कमरा साफ और जमा हुआ है। वो भीतर घुसा तो मन में एक अजीब सा भय समा गया, जैसे कोई चोरी कर रहा हो, और क्षण भर को इच्छा कौंध गई, यहाँ चीज यहाँ से उठा कर ले जाए और अपनी अलमारी में छिपा दे। लंबोदरी पलंग को देखते ही फिर गंदी गंदी बातें दिमाग में आने लगी। उंगलियों का क्रॉस कितना बेकार हो जाता है ऐसे मौकों पर। फिर एक डर, और डर से भी ज्यादा कौतूहल। उसने धीरे से टेबल की दराज खोली। पता नहीं क्या निकला है, पर ज्यादा उलटने पुलटने की हिम्मत नहीं, सो वापस बंद कर दी। रोज थोड़ा थोड़ा करके देखेगा तो एक दिन जरूर पता लगेगा, पर क्या, उसे खुद नहीं मालूम कि किस बात का पता लगाना है। वो तो इतना जानता है कि इस कमरे में बहुत सी बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब, रात में होने वाली, छिप कर होने वाली। उस दिन रात में डरकर जब वो आ गया था तो क्या मालूम था कि यहाँ क्या पता लग जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी बातें होंगी इस कमरे में, और फिर कुछ वैसा ही देख जान लेने को मन अकुलाने लगा। अचानक बाहर कोई खटका हुआ तो बंटी भागकर अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करना भी भूल गया। अब तो जरूर पता लग जाएगा। पापा की चिट्ठी कल शुरू करेगा, आज सोच ले कि क्या क्या लिखना है। बंटी पोर्टिको की सीढ़ियों पर आ खड़ा हुआ। सामने के उबड़ खाबड़ मैदान के बीच ही कहीं अपना बगीचा लहलहाया। गुलाब, डेलिया, मोरपंखी की मीनारें, हवा में थिरकती हुई घास की फुनगियां, घास के बीच बल खाता पाइप। आज भी माली दादा आएगा। उसकी पानी देने की छोटी सी झाड़ी, छोटी सी कुदाली, फावड़ा सब लेकर। ये सब वहीं छूट गए थे। गाड़ी फाटक में घुसी तो लगा जैसे वो इतनी देर तक अमी और जोत की प्रतीक्षा कर रहा था। गाड़ी भीतर आई तो देखा मम्मी भी इन्हीं लोगों के साथ आ गई हैं। खट खट फाटक खुले, आगे आगे बस्ता लिए अमी और जोत, पीछे पर्स लिए मम्मी। लाल तिकोन, तू यहाँ खड़ा खड़ा हमारी राह देख रहा था। जोत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपनी मेज देखी बेटे, पसंद आई? ये क्या, जमाई नहीं किताबें? हर काम मैं ही करूंगी तेरा। 8 बजे डॉक्टर साहब लौटे और 8:30 पर सब लोग खाने की मेज पर आ गए। पापा बंटी भैया की मेज आ गई। फिर भी उन्होंने अपनी किताबें उस पर ही नहीं रखी। मम्मी ने खूब समझाया, पर आपको चावल दूं या चपाती? पर डॉक्टर साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें बंटी के चेहरे पर जम गई। नजरें मिलती ही बंटी ने आंखें नीचे कर ली। अब कनखियों से मम्मी को देख रहा है। उनका परोसता हाथ जैसे रुक गया है। क्यों बंटी, मेज पसंद नहीं आई बेटे? हमने तो सबसे अच्छी वाली मेज पसंद की थी तुम्हारे लिए। बंटी चुप, मम्मी भी चुप। बंटी भैया कहता है वो जमीन पर ही पढ़ेगा, मेज पर कभी पढ़ेगा ही नहीं। चुगलखोर सुअर कहीं का। मम्मी बिना किसी से कुछ पूछे सबकी प्लेटों में कुछ कुछ डालने लगी। तुम इतनी जिद क्यों करते हो बेटे? कोई अच्छी बात है इस तरह जिद करना? अभी खाना खाकर अपनी किताबें मेज पर जमाओगे, हम देखने आएंगे, समझे? डॉक्टर साहब ने जैसे अंतिम फैसला दे दिया और खाना खाने लगे। बंटी ने भी फैसला सुन लिया और खाना खाने लगा, चुप और नजरें नीची। अमी लगातार बोले जा रहा है बेवकूफ की तरह। मम्मी मांगने पर सबको कुछ ना कुछ दे देती हैं, अपनी ओर से पूछ लेती है, पर बंटी जानता है कि मम्मी भी उसकी तरह बिल्कुल चुप है। पर वे परोस कैसे रही हैं? उनकी आंखें तो बंटी की प्लेट में चिपकी हुई हैं, बंटी को देखे जा रही हैं, एक टक घूर घूर कर, और एक टक देखने से ही जैसे आंखों में तराइयां आ गई है, गीली गीली आंखें। खाने के बाद मम्मी ने जल्दी जल्दी किताबें मेज पर जमा दी। जमा ले बंटी, पापा गुस्सा होंगे। जोत समझा रही है, मम्मी भी होठों ही होठों में कुछ न कुछ बोले जा रही हैं। बस बंटी चुपचाप खड़ा है, ना बोल रहा है, ना विरोध कर रहा है। जब सब कुछ जम गया तो मम्मी गुस्से से बोली, बेकार की बातों पर जिद मत किया कर, समझा? सारे समय कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहना। और मम्मी जब अपने कमरे में घुस गई तो बंटी ने चुपचाप सारा सामान जमीन पर उतार दिया। पापा, मम्मी, बंटी भैया ने, अमी दौड़ गया। डॉक्टर साहब खड़े हैं शायद गुस्से में, पीछे पीछे मम्मी खड़ी है शायद डरी हुई, और बंटी खड़ा है जैसे पत्थर। बंटी, तुमने फिर वही किया। ठीक है, तुम्हारी मेज हम कल ही वापस भिजवा देंगे।
तुम ज़मीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह की ज़िद करोगे बेटे, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं, समझे? ऐसे कैसे चलेगा? बंटी की आँखें एकदम ज़मीन में गड़ी हुई है और वहाँ पहले से ही मम्मी की 2 आँखें चिपकी हुई हैं। प्लेट वाली गीली आँखों के कोने में गोल-गोल बूँदें उभर आईं। टप-टप उसकी अपनी आँखों के आँसू मम्मी की आँखों में टपकने लगे और दोनों की आँसू मिल गए। धूप ढल गई थी पर उसकी गर्मी और चौंधा अभी भी बाकी है। बंटी और जोत छत पर खड़े-खड़े मूँगफली खा रहे हैं। जोत बोले जा रही है, पता नहीं क्या-क्या। बंटी चुप, यहाँ छत पर खड़े होने से शहर दिखाई देता है। सच, घुच-मुच घन बने हुए घर, गलियाँ, आते-जाते लोग, तांगे, पहाड़ियों की सरहदों से घिरे मैदान देखे कितने दिन हो गए। बहुत दिनों से तो उन मैदानों की सैर भी नहीं की। पहाड़ की तलहटियों में झाँका भी नहीं। कोई धुनी, रमाई साधु, कोढ़िन बनी राजकुमारी, पंख बाँटने वाली नीली नीलपरी। तू बोलता क्यों नहीं है बंटी? अभी भी गुस्सा है? अरे इतना गुस्सा करते रहोगे ना बंटी, तो तुम्हारा ही खून जलेगा। हाँ, बाप का गुस्सा ले आए हो। लाल-लाल आँखें करते हो पापा। यू शट अप। तुझे अपनी मम्मी की याद नहीं आती जोत? कैसी थी तेरी मम्मी? अचानक बंटी पूछता है। आती है थोड़ी-थोड़ी। नहीं, अब नहीं आती। चाची अम्मा की आती है कभी-कभी। छुट्टियाँ में हम इलाहाबाद जाएँगे उनके पास, तू भी चलना। मेरी मम्मी तुझे अच्छी लगती हैं। हाँ, लगती हैं। मेरे पापा को देखोगी ना, तो भी खूब अच्छे लगेंगे। खूब अच्छे हैं मेरे पापा। मैं उन्हें लिख रहा, खट से जीभ काट ली। धत तेरे की! वो कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जो इतनी सी बात भी छिपा कर नहीं रख सकता, वो क्या करेगा? इस बार जब पापा आएँगे तो मैं तुझे भी अपने साथ ले चलूँगा, खूब घुमाते हैं फिर। फिर जो कहो सो ही दिलवाते हैं। तू चलेगी तो तुझे भी दिलवाएँगे। तू मेरे पापा को पापा क्यों नहीं कहता? मेरे पापा भी तो बहुत अच्छे हैं। बंटी चुप। बंटी बेटा, और 2 बाहें लिपट आईं। आज जब रात में सब सो जाएँगे तो चुपचाप उठकर पापा को चिट्ठी लिखेगा। आगे से इस तरह की ज़िद करोगे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे? वो पापा के साथ चला जाएगा। मम्मी डॉक्टर साहब खाने की मेज़ पर बैठे हैं। बंटी पहुँचा तो मम्मी उसे देखते ही बोलती-बोलती बीच में ही रुक गई। ज़रूर उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, शिकायत और क्या। खाना शुरू हुआ तो रोज़ की तरह हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, चुप है तो केवल बंटी। बंटी ने अब बोलना ही बंद कर दिया है। खाने के समय खा लेता है, सोने के समय सो जाता है, बाकी समय पढ़ता रहता है। कहानियाँ, हजार-हजार बार पढ़ी हुई कहानियाँ, या फिर ड्राइंग बनाता है। डॉक्टर साहब लगातार उसकी तरफ क्यों देखे जा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? उसके चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है। कहीं पता तो नहीं लग गया कि वो चिपक कर उनके कमरे में जाता है, चीज़ें उलट-पुलट कर देखता है, या फिर वो पापा की चिट्ठी लिखने की बात सोच रहा है। अजीब सी बेचैनी होने लगी बंटी को। डॉक्टर साहब देख रहे हैं तो जैसे सभी उसकी ओर देख रहे हैं, मानो वो कोई तमाशा हो। उसने मम्मी की ओर देखा, मम्मी उसकी नहीं रह गई हैं। ये जानते हुए भी ऐसे मौके पर नज़र मम्मी की ओर उठती है, पर मम्मी डॉक्टर साहब की ओर देख रही हैं। डॉक्टर साहब जब बंटी को देखते हैं, तो पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा डॉक्टर साहब की ओर ही देखती रहती हैं। त्रिकोण में 3 भुजाएँ होती हैं, जैसे औ, बौ, सौ। एक त्रिकोण है। बंटी, कल घूमने चलोगे हमारे साथ? क्लास में पढ़ाते हुए सर खट से डॉक्टर साहब में बदल गए। बंटी समझने लगे कि कोशिश कर रहा है। औ, बौ, सौ घूमना आजकल कुछ भी तो समझ में नहीं आता। चलो कल तुम्हें घुमा कर लाएँ, खूब दूर लंबी ड्राइव पर। हम भी चलेंगे पापा लंबी ड्राइव पर, खूब मज़ा आएगा। आहा जी! अम्मी अपनी कुर्सी पर ही फुदकने लगा। नो, 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 कल कोई नहीं जाएगा, तुम तो बिल्कुल नहीं। तुमने मेज़ को लेकर बंटी भैया को नाराज़ कर दिया ना, अब हम ले जाकर खुश करेंगे। कह ये सब डॉक्टर साहब कह रहे हैं। उसने एक बार हिम्मत करके नज़र उठाई और डॉक्टर साहब को देखा। वे उसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंटी को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर उस चेहरे से फिर उस चेहरे में से जाने कैसे पापा का चेहरा उभर आया, जैसे चश्मा बदल कर पापा बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे हैं। और फिर उस चेहरे की मुस्कान उसके अपने चेहरे पर चिपक गई, केवल चेहरे पर ही नहीं, जैसे-जैसे हाथ-पैरों में भी चिपक गई, मन में भी चिपक गई। चलूँगा, उसने धीरे से कहा। कैसे जाएगा बंटी अकेला? मैं भी जाऊँगा। मैं ज़रूर जाऊँगा। बंटी भैया कोई लाट साहब हैं जो अकेला जाएगा? और अम्मी ने गुस्से में आकर कुर्सी पर एक लात जमा दी। अम्मी! डॉक्टर साहब गुस्से में दहाड़े तो बंटी का मुस्कुराता मन भी जैसे क्षण को सहम गया। कैसे डाँटते हैं सब आदमी लोग शायद। अम्मी की तो पैंट बोल गई। रोता-भनाता भीतर चला गया। अब बोलो ना कि हमारी गाड़ी है, हमारी मेज़ है। बंटी भैया को घर भेज दो। अम्मी अम्मी को गोद में उठा लाई। चलो तुम लोगों को मैं घुमाने ले जाऊँगी। खूब सारी चीज़ें दिलवाऊँगी।
ले जाओ, गाड़ी तो हमारे पास रहेगी। पैदल-पैदल घुमा लेना, पैदल-पैदल घुमा लेना, बहुत हुआ पंगा कर लेना, खटर-खटर करता रहेगा। रात में सोया तो ख़्याल है आज पापा को चिट्ठी लिखनी थी। अब आज नहीं, कल लिख देगा या फिर कभी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लग रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज़। धन्यवाद।